नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सब इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी अब आ गई है, अब निर्णायक घड़ी है। ये 2025 का जो चुनाव है, आज नतीजे आने शुरू ही होने वाले हैं। बस कुछ देर में आपको सारे रुझान भी दिखेंगे। वैसे तो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि सारे जिस तरह के कौन आगे कौन पीछे वाली जो चीज़ें होंगी, लेकिन असली रुझान जो है अब थोड़ी देर में आएगा। और सचिन, ये सबको इंतज़ार है और सबसे ज़्यादा अगर कोई इंतज़ार आज बिहार में अगर कोई कर रहा होगा तो तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है उनकी राजनीतिक करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अगर जीतें तो आगे बल्ले बल्ले, और अगर हारते हैं तो जैसे एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा था, फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, परिवार में, राजनीति में, गठबंधन में, तमाम जो चीज़ें हैं। तो आप सब जिस तरह से इंतज़ार करें, हम सबको इंतज़ार है। और यकीन मानिए कि बस थोड़ी देर में जो पिटारा है ना, वो ईवीएम से निकल करके वो जिन बाहर आने वाला है। अब वो नीतीश कुमार को ज़्यादा खुश करेगा, तेजस्वी यादव को खुश करेगा, किसको करेगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार आपको जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं सचिन की। अब देखिए, जो इस बार का दिखा, माहौल दिखा, सब कुछ दिखा, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल भी हुए, लगा कि भाई कई मैक्सिमम एग्जिट पोल ने एनडीए के फेवर में सब कुछ दिखाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार का एग्जिट पोल गलत साबित हो, कई बार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है। और इसी के भरोसे अगर आज तेजस्वी यादव किसी चीज़ का भरोसा है तो शायद यही होगा, जो पहले एग्जिट पोल गलत साबित हुए तो शायद वो गलत साबित हो जाए। वो इससे पहले बोलूँ मैं, देखिए रुझान भी आने शुरू हो गए हैं और एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो इससे लगता है कि तेजस्वी यादव की टेंशन सही में बढ़ रही होगी, क्योंकि आप देखिए ना, रुझान आने से ठीक पहले उनको पटना में बड़ी बैठक हो गई कांग्रेस के साथ और अपने नेताओं के साथ। आरजेडी के एमएलसी अरुण सिंह है, उन्होंने तो ये बोल दिया कि अगर हमारे कुछ गड़बड़ी हुई तो पटना नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। तो मतलब इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो रुझान है वो इनके फेवर में नहीं आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए इन्होंने एक अलग से तैयारी कर रखी है। वोट चोरी वाला लगता है कि अब वोट चोरी, अब शायद जो है तेजस्वी अब तक वोट चोरी पे जो राहुल गांधी के साथ नहीं थे, अगर नतीजा उनके पक्ष में नहीं आता है तो वोट चोरी वाला मुद्दा उठाने वाला है। ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी का मुद्दा अब लगता है 1-2 घंटे में उठने वाला है ये मुद्दा। तो ये दिखना है कि अब क्या आपने देखा होगा कि कैसे अनंत सिंह जो कि मोकामा से चुनाव लड़े, तो जीत के लिए अभी तो आज नतीजा थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा कि वो कितने आगे हैं, पीछे हैं, जीतते हारते हैं। लेकिन इसकी तैयारी 2-3 दिन पहले शुरू हो चुकी है। करीब 20,000 लोगों को खाने का इंतजाम करवा रहे हैं, तमाम जो चीज़ें। और ये बहुत ही, देखिए बिहार में तो बहुत सारे ऐसे तो इंपॉर्टेंट सीट हैं, लेकिन ये बड़ा ही अपने हॉट लिस्ट में आ गया है। जिस तरह से अनंत सिंह को लेकर के हुआ, जेल में भी चले गए, और उनको ये लगता है कि उनको जो सिंपैथी का उनको वोट मिलेगा, और वो निश्चिंत है, मतलब उनके समर्थक भी निश्चिंत है, भीड़ जमी है, उनके समर्थकों की भीड़ जमी, ऐसा लग रहा है कि जीत पक्की हो गई है। जश्न मनाने की तैयारी वहीं पर हो रही है। और एक सीट और भी है जो कि जिसकी चर्चा हम अभी करना चाहते हैं, कि रामकृपाल यादव, जो कि पटना सांसद भी रहे हैं और इस बार दानापुर से। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो उनके ओपोनेंट हैं उनके लिए लालू यादव चुनाव प्रचार करने के लिए, लालू यादव ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए चुनाव प्रचार किया है, वो उनके लिए किया है। जी बिल्कुल। तो ऐसा ये लगता है कि ये सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा कई और सीटें हैं जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे उनके रुझान आते रहेंगे। लेकिन एक बात तो ऐसा लग रहा है रुझान देखकर कि एनडीए अभी फिलहाल आगे चल रही है। हालांकि आगे क्या रिजल्ट आता है ये देखना दिलचस्प होगा। और इन सब के बीच में ऐसा तो लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद इस बार फिर दोबारा से सीएम पद पे उनकी जो नज़र थी, और लगता है कि वो दोबारा सीएम बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आज एग्जिट पोल और उसके बाद में रुझान और तमाम चीज़ें जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और अगर इसमें एनडीए की जीत होती है, तो इसमें पहले भी बीजेपी ने भी साफ साफ ऐलान कर दिया है कि नीतीश ही सीएम बनेंगे। और जिस तरह का राजनीतिक समीकरण है उसमें भी अगर नीतीश को, अगर जब तक वो न चाहें उनको कोई हटा नहीं सकता, वो जब तक चाहेंगे सीएम बने रहेंगे, अगर चुनाव जीतते हैं तो। ये बात पहले बता देना, क्योंकि अभी चुनाव के अभी रुझान अभी सामने आया, अभी रिजल्ट सामने आएगा, क्या होगा नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपको 10:30-11 बजे के आसपास एक तस्वीर जो है ना, एक सॉलिड तस्वीर, उस समय का जो रुझान रहेगा, समझिए कि वो ऑलमोस्ट फाइनल वही रहेगा। और 11 बजे तक तो तस्वीर बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगी, और ये लगता है कि 12 बजे के आसपास में सरकार बनाने के जो कवायद है वो शुरू हो जाएंगे। वो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इस बार उतनी सी जो जिस तरह से चुनाव हुए हैं और जैसे वोटर टर्नआउट भी हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि इस बार का रिजल्ट एक तरफा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है। हम जैसे कल तक बातें कर रहे थे कि वो कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि कई लोग का कहना है कि युवाओं ने ज़्यादा वोट दिया है एनडीए को, और जो अगड़ी जाती हैं वो उनके साथ हैं। दलित भी कई लोग कह रहे हैं कि एनडीए के साथ चली, महिलाएं सबसे बड़ा जो टर्नआउट फैक्टर रहा है इनका। तो इस बार लगता है कि महिलाएं वोट बहुत ज़्यादा, वोट परसेंटेज देखो, ये लग रहा है कि जो जीत का जो मार्जिन बहुत कांटे का ऐसा दिखता नहीं है जो लगता है। एक तो देखिए परसेप्शन की बात होती है, आने के रिजल्ट थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, मतलब वो जब ज़्यादा तेज़ी से जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो है कि नीतीश कुमार की ज़रा सोचिए कि नीतीश कुमार स्टार्ट कीजिए कि 2000
2000 में पहली बार वो बने थे, कुछ दिन के लिए बने। 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 इस सब में नीतीश कुमार धुरी रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, और इतने लंबे समय तक सीएम बने रहना और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी, और दोनों जो उनके गठबंधन में, कभी महागठबंधन में भी रहे वो राजद के साथ में, कभी बीजेपी के, दोनों को इसकी जरूरत है। मतलब नीतीश कुमार के बिना सरकार बनना वहाँ संभव नहीं है, और भी इतने सालों तक, ये बहुत बड़ी बात है अभी। और जो मैं देख रहा हूँ जो टैली आ रही है सामने, उसमें जनसुराज पार्टी अभी भी 0 पे दिख रही है और AIM भी 0 पे है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनसुराज का खाता भी लगता है खुलेगा, नहीं खुलेगा, या वो रह जाएंगे पीछे? आपको क्या लगता है इस बार? देखिए, खाता खुले नहीं खुले इस पे क्या होता है ना, कई जगह सचिन ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी रहती है, कैंडिडेट ऐसा होता है और वहाँ पर अपोजिशन में कमजोर होता है तो वहाँ पे कोई जीत जाता है। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 सीट देते हैं, 2 सीट, लेकिन किंग मेकर नहीं रहने वाले हैं। जो उनको ऐसा लग रहा था, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, ये हंग असेंबली बनेगा, उसमें उनका रोल बड़ा रहेगा कि कभी आरजेडी को जरूरत पड़ेगी, ऐसा चीज़ों से नहीं। और नॉर्मली आप देखिए कि जब इतना भारी मतदान जब इस तरह से होता है तो बाइपोलर चुनाव होता है, एक तरफ 1 वर्सेस 1 होता है, इसमें कोई स्कोप ज़्यादा करने का। प्रशांत किशोर मेरे ख्याल से मोमेंटम चुनाव शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने खो दिया था, जिस दिन उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उनके जो दल से जो नेता छोड़ के भागने लगे कि कोई एनडीए में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तमाम जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर की मेरी बहुत उनसे ज़्यादा उम्मीद पहले भी नहीं थी। और मुझे लगता है आज भी जब फाइनल टैली आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसा कुछ होगा जिसमें प्रशांत किशोर बहुत बोलने लायक रहेंगे। और जो उन्होंने वादा किया था कि अगर ऐसा होता है तो चुनाव से वो मतलब राजनीति संन्यास लेंगे, क्या करेंगे तो बात की बात है। वैसे तो बड़े से बहुत सारे नेता आए हैं और वो कहे कि भाई हम संन्यास ले लेंगे, वो क्या करेंगे। अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात के लिए उनकी दाद देनी चाहिए कि जिस तरह का उन्होंने पद यात्रा की, पूरे बिहार में घूमे और जो बातें की, लॉजिकल बातें की, तो कुछ हद तक लोगों को जगाने का तो उनको ये श्रेय देना जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच में गए, अपनी बातें रखी, नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोले, तेजस्वी यादव के लालू परिवार के खिलाफ भी बोले, बीजेपी के खिलाफ भी बोले, और उन्होंने बड़ी उसके साथ अपनी बातें रखी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, राजनीति बहुत ही डिफरेंट वो होता है। अब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद केजरीवाल, बिहार के केजरीवाल बन के उभरेंगे, कई लोग बोल रहे थे। और चूंकि वो एक कुशल वक्ता हैं और वो एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक की तरह अपनी बातें कर रहे थे, स्ट्रेटजी बनाने माहिर हैं। और जब भी जहां भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू तो बहुत सारा दिया उन्होंने, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंटरव्यू बिहार में उन्होंने प्रशांत किशोर नहीं दिया। और लेकिन हर इंटरव्यू में वो जो बात से तर्कसंगत बातें करते थे, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चुनावी बातें कुछ भी बोल रहे हैं गोल गोल हवा में कि हम ये वादे कर देंगे, हम ये ले आएंगे। उनकी सारी बातें बहुत फैक्ट के साथ थी, चाहे पलायन का मुद्दा हो, बिहार में रोजगार का मुद्दा हो, फैक्ट्री का मुद्दा हो, बिहार के भले की बात क्यों, वो सारी बातें उन्होंने बिहार सेंट्रिक रखी। और उनकी बातों में जो पॉइंट बाय पॉइंट था वो सुनने में भी लग रहा था कि वो सिर्फ हवाई बातें नहीं करने वाले हैं, कि वो ऐसे मुद्दे नहीं ले रहे जिससे बिहार का कोई वास्ता ही नहीं है। तो ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर कुछ इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन इस बार तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है ना। जाति पाति का इतना ज्यादा वो जो उसमें खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है, उस चक्रव्यूह से वो अच्छी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसको जमीन पे उतारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते थे, अगर इसमें उनको कामयाबी मिलती है तो बिहार के लिए भी अच्छा होता। लेकिन फिलहाल जिस तरह का चुनाव हुआ है वहां पर या तो इधर या उधर वाली बात रही है, इसमें प्रशांत किशोर के लिए बड़े रास्ते। लेकिन ये सचिन, एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इस चुनाव के बाद क्या फैसला लेते हैं वो रिजल्ट आने के बाद, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन से जुड़ते हैं या एनडीए से जुड़ते हैं। ऐसे बड़े कम संभावना है कि महागठबंधन जुड़ेंगे, क्योंकि लालू परिवार के खिलाफ जिस तरह के भ्रष्टाचार के उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो क्या करेंगे बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज जो है, आज नीतीश कुमार के घर में वहाँ पर नेताओं का जमावाड़ा, वहाँ भी लोग मिलने उनसे जाएंगे, तमाम जो चीज़ें आपको तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो आज ये जो बिहार के जो आज के नतीजे आएंगे, यकीन मानिए कि देश की राजनीति का एक अलग ही तस्वीर यहाँ से उभरने वाली है। क्योंकि अगर एनडीए यहाँ जीतता है, जैसा कि दिखा है, तमाम चीज़ दिख रही है, तस्वीर जो दिख रही है, तो फिर आप ये मानिए कि जिस 2024 के इलेक्शन के बाद जो जून में बीजेपी को जो झटका लगा, 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई, उसके बाद एक के बाद एक जो राज्यों में चुनाव जीते हैं, और बिहार में भी अगर एनडीए का वो होता है तो बीजेपी का वर्चस्व और बढ़ेगा देश की राजनीति में, और एक अलग तरह की पॉलिटिक्स होगी। और यहाँ पर अगर बिहार के नतीजे एनडीए के पक्ष में आते हैं तो सबसे ज्यादा जो चिंता अगर होगी तो समाजवादी पार्टी को, जो कि यहाँ बंगाल तो है, बंगाल तो यहाँ पर बंगाल का रुख तो जाएगा में तो इसका, लेकिन यूपी में इसका बड़ा इम्पैक्ट है। बिहार पूर्वांचल की जो सीटें हैं उसका इम्पैक्ट है वो भी, और प्लस तेजस्वी यादव और मुझे लगता है कि यही सोचकर अखिलेश यादव बिहार में चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर दिया होगा उन्होंने, कि अगर यहाँ उनका कुछ इम्पैक्ट दिखा तो वो इसका असर वो दिखाएंगे कि देखिए हमारा ट्रेलर, एक तरह से वो सेमीफाइनल कह सकते हैं, सेमीफाइनल करके अपना देख रहे थे। और
पप्पू यादव जैसे नेता जो कि उनको लग रहा नहीं इधर न उधर कहीं चीज़ें वो नहीं दिख रही हैं। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में अगर नतीजे अगर बहुत सही नहीं इनके फेवर महागठबंधन के फेवर में नहीं आते हैं तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में लगता है ना कि वो जैसे डिवोर्स होने वाली बात जो है ना वो लेकिन लगभग कुछ तय मान जगह के तो चलेगी। मुझे लगता है जैसे तय है, या पूर्णिया सीट मान लीजिए कि पप्पू यादव के साथ ही जाने वाली है, क्योंकि उसमें और कोई प्रतिद्वंदी वैसा है नहीं। जैसे किशनगंज सीट सबसे ज्यादा मतदान वहीं पे हुआ 72%, वो एक कांटे की सीट रही, क्योंकि वहाँ पे जो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें टिकट ही नहीं मिला, तो वो चले गए दूसरी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, वो खड़े हो गए। पिछली बार कांग्रेस ने वहाँ से जीत हासिल की थी, तो इस बार वहाँ थोड़ा सा खेल अलग है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है। तो इसका मतलब है कि वहाँ की जनता मन बना चुकी है या पोलराइज हो चुकी है पूरा, लेकिन इस बार वहाँ वोट नहीं बटने वाला है। किशनगंज सीट के लिए बात करूँ, अगर वोट नहीं बटेगा तो जाहिर तौर पर फायदा किसको होगा ये कहने की बात नहीं है, लेकिन वही है कि क्या मुस्लिम यादव का जो सपोर्ट मिला है तेजस्वी यादव को बहुत भारी मात्रा में मिला है चुनाव में, एक तरफा मिला है, उसका फायदा वो उठा पाएंगे क्या? जो बाकी दूसरे जो दूसरी जाति के लोग अगर रहे हैं तो क्या उनको साथ मिला है क्या? और सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि महिलाओं का साथ, महिलाओं ने जिस तरह से जिस उत्साह से वोट किया है उसका कितना हिस्सा तेजस्वी को मिला गया। तमाम जो चीज़ें हैं वो जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल जो भी रुझान आपको दिख रहे हैं वो फाइनल तस्वीर मत मान के चलिए, इसको आने में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो आप देख रहे हैं वो सब टैली है, टैली है, वो दिख रहा है, शुरुआती बहुत रुझान होते हैं, वो बदलेंगे। क्योंकि अभी देखिए 8 बजे बॉक्सेस खुले हैं जो कुछ और उसके बाद ईवीएम खुला है, तो मिला जुला करके आप कहिए कि थोड़ी देर के बाद जो रुझान सही रुझान तब आने शुरू होंगे और जो असली तस्वीर है आपको 10:30 से 11 बजे के आसपास दिखेगी। तो अभी ये धक धक जो उनका तेजस्वी यादव का था वो, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करियर, उनका राजनीतिक करियर उनके दांव पर है भी मान के चलिए। तो आज फैसला किसके पक्ष में आता है, आज जो बिहार की जनता ने जो भारी मतदान किया है वो किसके पक्ष में जाता है, थोड़ा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तमाम अपडेट्स लेकर आपको लगातार हम कड़क पर हाजिर होते रहेंगे। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।